स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, एक राक्षस से भी अधिक राक्षसी। मेयर लॉरेन ने जल्दबाजी की। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उनकी नज़र में राष्ट्रीय टीमों के छात्र मूल रूप से नाव पर जाकर खुद को मारने वाले थे। लाल आभूषण गिल्ड क्रूर और क्रूर जादूगरों का एक समूह था। उनके पास जितने एडवांस जादूगर थे वे आसानी से छात्रों के समूह का सफाया कर सकते थे। हालांकि उसने देखा कि कैसो प्रकाश के एक पिंजरे के अंदर फंसा हुआ था, घावों और चोटों से भरा हुआ और पराजित दृष्टि से। जिस केसो को वह जानता था वो हमेशा अपना सिर उठाए रहता था और घमंड करता था। यहाँ तक कि सरकारी सेना भी उसके कारोबार में दखल देने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन कैसो अब एक दुखी कैदी की तरह था। मेयर लॉरेन, आपने अपने पूरे जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है, इसे सुने। ओलेना ने रिकॉर्डिंग पेन चालू किया। रिकॉर्डिंग पेन में केसो और उसके अधीनस्थ के बीच बातचीत चल रही थी। केसो ने बेशर्मी से स्वीकार किया कि उसका समुद्री राक्षसों की देखभाल करने का कोई इरादा नहीं था। वह उनके सारे पैसे चुराने के बाद तुरंत चला जाएगा। मेयर लॉरेन दंग रह गए। सच तो यह था कि उसने इसे एक संभावना के रूप में सोचा था, लेकिन मौसम आने पर समुद्री राक्षसों से निपटने का उसके पास कोई अन्य तरीका नहीं था। उनके साथ काम करने से चीजें और बदतर हो जाएगी। हताहतों की संख्या अकल्पनीय होंगी। मेयर लॉरेन, मुझे आशा है कि आप इस स्तर पर विचार करेंगे। समुद्री राक्षस डरावने होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पूरा शहर एक साथ खड़ा हो और कुछ प्रयास करे तो समुद्री राक्षसों को दूर भगाना अभी भी संभव है। हालांकि एक बार जब आपने इन डाकुओं के साथ सहयोग किया तो शहर में कोई भी आप पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगा। जब ये कायर डाकू भाग गए तो जो लोग पीड़ित होंगे वे अभी भी आपके लोग हैं। ओलेना ने लॉरेन को गंभीरता से सब बताया। मेयर लॉरेन ने एक लंबी आह भरी। सच तो यह है कि स्थिति उनके लिए पूरी तरह बुरी खबर नहीं थी। मेयर लॉरेन न केवल समुद्री राक्षसों के बारे में चिंतित थे, उन्हें डर था कि जब शहर पर समुद्री राक्षसों का अटैक हो रहा था तब लाल आभूषण गिल्ड परेशानी खड़ी कर देंगी। उसके पास समुद्री राक्षसों और लाल आभूषण गिल्ड से एक साथ निपटने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। अब जबकि लाल आभूषण गिल्ड के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, भले ही लाल आभूषण गिल्ड के कुछ सदस्य भाग गए थे, वे संभवतः खो गए थे और नेतृत्वहीन थे, जिसका अर्थ था कि शहर समुद्री राक्षसों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आदेश दूंगा और लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाल आभूषण गिल्ड के बाकी सदस्यों को बाहर निकाल दूंगा, लॉरेन ने कहा। ओलिना ने सिर हिलाया। उन्होंने मामले की जांच की और पाया कि परिस्थितियों के कारण लॉरेन को वास्तव में समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह वास्तव में शहर की भलाई के बारे में चिंतित था। ऐसे अविकसित देश में वे मेयर के रूप में उनकी जगह लेने के लिए किसी और को नहीं ढूंढ सकते थे। लॉरेन अपना पद तब तक बरकरार रखेगा जब तक कि उसका अंत लाल आभूषण गिल्ड की तरह न हो जाए। चिंता मत करो, स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी सहायता प्रदान करेगा। हम कभी कभी समुद्री राक्षसों से बचने के लिए प्रशिक्षुओं को यहाँ भेजेंगे। अब जबकि लाल आभूषण गिल्ड के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरा मानना है कि कई हंटर आकर लाल आभूषण गिल्ड के शेष सदस्यों का शिकार करने के इच्छुक हो गए। वे समुद्री राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए, ओलिना ने उससे कहा। लाल आभूषण गिल्ड के नेता के पकड़े जाने की खबर तेजी से फैल गई। कैरिबिया क्षेत्र के अन्य देशों के यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। जैसे ही उनका नेता पकड़ा गया, लाल आभूषण गिल्ड के सदस्यों को तुरंत परिणाम भुगतना पड़ा। अनगिनत हंटर उनके सिर पर लगे इनाम के बदले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। ऑपरेशन अत्यंत कुशल था। सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बस महत्वपूर्ण भागने के मार्गों को बंद कर दिया और लाल आभूषण गिल्ड के सदस्यों के पास भागने के लिए कहीं नहीं था। स्वीट ग्रास गांव के ग्रामीण अपने घर लौट आए। उन्हें भी चौंकाने वाली खबर मिली थी।
मुखिया और छोटी लड़की जैनी फूट फूट कर रोने लगे। डरपोक ग्रामीण जो डाकुओं के प्रभुत्व की रक्षा कर रहे थे वे भी अवाक रह गए। आखिरकार काफी देर के बाद वे खुशी से चिल्ला उठे। पूर्व के युवक ने वास्तव में लाल आभूषण गिल्ड को हरा दिया था। वह उस घातक ट्यूमर को खत्म करने में कामयाब रहे जो कई वर्षों से कैरिबियन क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे। यह अविश्वसनीय था। वे आदर्श के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से आदर्श उनका आभार प्राप्त करने के लिए वापस आने को तैयार नहीं था। जिन ग्रामीणों ने एक बार आदर्श को अप्रिय शब्द कहे थे उन्हें दोषी और शर्मिंदा महसूस हुआ। यह सौभाग्य की बात थी कि जैनी ऊपर गई और उस युवक से मदद मांगी, अन्यथा वे मुक्त होने का मौका खो देते। लाल आभूषण गिल्ड के बिना वे आसानी से स्वीट ग्रास गांव का प्रबंधन कर सकते थे और गांव की सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकते थे। सरकार के समर्थन के बिना भी वे अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे और समुद्री राक्षसों को बाहर निकालने में भी योगदान देंगे। लाल आभूषण गिल्ड पूरे शहर के लिए एक बड़ा खतरा था। आसपास के कस्बे और गांव अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे। यही मुख्य कारण था कि वे समुद्री राक्षसों के सामने असहाय थे। एक बार जब उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो उन्हें समुद्री राक्षसों का डर नहीं रहेगा। हर कोई अधिक जादूगरों को नियुक्त करने में योगदान दे सकता है। मेयर लॉरेन ने इस नतीजे की भविष्यवाणी नहीं की थी कि जब से उसे शहर का प्रभारी बनाया गया वह लाल आभूषण गिल्ड से डरता रहता था। सरकार एक कठपुतली की तरह थी जिसे लाल आभूषण गिल्ड के मूड के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। यह वैसा ही था जैसा ओलेना ने कहा था। समुद्री राक्षस उतने डरावने नहीं थे जितनी उन्होंने कल्पना की थी। सभी एक साथ मिलकर काम करने से वे निश्चित रूप से कठिनाई पर काबू पा लेंगे। इस बीच आदर्श एक बात से बेहद नाखुश थे। वह इनाम साझा करने में असमर्थ था क्योंकि यह स्क्रेड हॉल मैजिशियन थे जिसने केसों को गिरफ्तार किया था। अपने इनाम के लिए ओलेना ने व्यक्तिगत रूप से इंटरनेशनल मैजिक एसोसिएशन को एक पत्र लिखा और स्थिति को विस्तार से बताया। रिपोर्ट के बाद चीनी टीम 3 राष्ट्रीय टीमों में से एक रही। डार्क नोबल मेंटल आदर्श को आवंटित किया गया था जबकि अन्य को कुछ अन्य पुरस्कार कर दिए गए थे। जापानी टीम निराश थी। शुरू में उनके पास बुद्धि होने के कारण जीतने का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका अंत इस तरह होगा। वे स्पष्ट परिणाम के प्रति आश्वस्त नहीं थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या महसूस करते हैं। प्रारंभिक योजना में केवल 3 राष्ट्रीय टीमों को अपने कुछ सदस्यों को बाहर निकालकर लाल आभूषण गिल्ड को कमजोर करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि छात्र पूरे संगठन को उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे, क्योंकि इसमें उनके नेता केसों को हटाना शामिल था। मैजिक एसोसिएशन को अच्छी तरह से पता था कि वह आदमी कितना सख्त था। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने केसों को गिरफ्तार कर लिया और स्क्रेड हॉल मैजिशियन को उनके मिशन को पूरा करने में मदद की, जिससे कैरिबियन सागर में शांति लौट आई। यह स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था। चीनी टीम राष्ट्रीय टीमों के बीच सुर्खियां कैसे नहीं बटोर सकी। जब टीम मैक्सिको पहुंची तो डार्क नोबल मेटल वहां पहुंचा। आदर्श इसे लेकर काफी उत्साहित था। ऐसा कहा जाता था कि जब वह छोटा था तो एक निषिद्ध जादूगर ने जादुई उपकरण के टुकड़े का इस्तेमाल किया था। यह कुछ अनमोल होना चाहिए। कैरिबियन सागर पार करने के बाद उत्तरी अमेरिका की विशाल भूमि टीम के लिए खुल गई। उनका दृष्टिकोण क्षितिज की ओर धीरे धीरे डूबते चाप तक फैला हुआ था, जैसे वे पूरी तरह से सपाट पानी को देख रहे हो। अंतर केवल इतना था कि दक्षिण अमेरिका की अधिकांश भूमि गहरे भूरे रंग की थी। आदर्श, उस समय आपकी स्वीट ग्रास विलेज में रुचि क्यों थी? क्या आपको एहसास हुआ कि ओमी के बारे में कुछ अजीब था? रेणु ने पूछा कि यह विचार अचानक उसके दिमाग में आया। मैंने शुरू में सोचा था कि मुझे वो चीज मिल सकती है जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, आदर्श ने उत्तर दिया। आदर्श केवल इसलिए गांव गया क्योंकि असैनसोर्ब चमक रहा था। अंत में असैनसोर्ब गांव में एक पुराने पेड़ के कारण प्रतिक्रिया कर रहा था, लेकिन इसमें कोई अवशोषित ऊर्जा नहीं थी। आदर्श बिना कुछ लिए ही उत्साहित हो गया। कितना रहस्यमय, जिसके बारे में बोलते हुए अब जब हमने मिशन पूरा कर लिया है तो इसका मतलब है कि टीम में से
किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आहन, क्या आप वही है? रेणु ने उत्सुकता से आहन की ओर देखा। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं निश्चित रूप से टीम में सबसे कमजोर नहीं हूँ। आहन ने अपनी छाती सीधी की और कहा। उस लकड़ी के क्लैपर ने तुम्हें बहुत मजबूत बना दिया है, इसके कारण मैं बमुश्किल बच पाया। आदर्श ने सहमति व्यक्त की। लकड़ी का क्लैपर अत्यंत शक्तिशाली था। पीले रंग के रूप में इसका सबसे सहज उपयोग आहन के डिफेंस पिलों की ताकत को दोगुना करने में सक्षम था। बहुत से एडवांस पिल उत्कृष्ट क्षति के बिना आहन की रक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थे। यदि अयोग्य घोषित होने वाले आप नहीं हैं तो फिर कौन होगा? रेणु ने विचार किया। देखो, कोई मुझसे भी ज्यादा घबरा रहा है, आहन ने मुस्कुराते हुए और सूर्य की ओर देखते हुए कहा, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं है। उसे? लेकिन मुझे लगा कि वो अब भी ठीक है। वो अनिकेत के समान स्थान पर है, लेकिन अनिकेत के पास एक उत्कृष्ट हथियार है, सूर्य के पास वह लाभ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है वह सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति है जिसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैंने सुना है कि सूर्य की पृष्ठभूमि शक्तिशाली है, लेकिन उनकी अपनी ताकत भी महत्वपूर्ण है। आहन ने निर्णय दिया। मैक्सिको पहुंचने के बाद टीम ने बंगेरशा शहर में विश्राम किया। जैसे ही वे मैक्सिको के ट्रेनिंग हॉल में पहुंचे, सलाहकार एक नए सदस्य के साथ टीम से मिलेंगे और वे वर्तमान टीम के एक सदस्य को अयोग्य घोषित कर देंगे। कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन होगा। आदर्श बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उनके पास टीम के अयोग्य घोषित होने की सबसे कम संभावना थी। 3 राष्ट्रीय टीमों के बीच प्रतियोगिता में उनका सबसे बड़ा योगदान था और वह टीम के औसत सदस्यों की तुलना में बहुत मजबूत थे। वह काफी उत्साहित था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह जल्द ही नंदिनी से मिलने वाला था। बंगिरशा शहर पहुंचने के बाद नंदिनी ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि वह सलाहकारों के साथ उत्तरी अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले विमान में थी। जब आदर्श को नंदिनी का ठंडा अप्राप्य चेहरा एक पेंटिंग की तरह सुंदर याद आया, उसके उत्कृष्ट वक्ष, सेक्सी स्टॉकिंग्स के नीचे उसके आकर्षक पैर, वह तुरंत कठोर हो गया। अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बिना उनके दिन काफी अकेले थे। द्वंद्व। सलाहकार चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़े। राष्ट्रीय टीम के सदस्यों को यह खबर तब मिली जब वे सराय में आराम कर रहे थे। क्योंकि इस बार सदस्य समान रूप से मजबूत थे, इसलिए निर्णय लेना काफी कठिन था। इसलिए सलाहकारों ने सदस्यों को एक दूसरे से द्वंद्व करने का सबसे आसान तरीका सुझाया। हालांकि केवल 6 सदस्यों को द्वंद्व में भाग लेने की आवश्यकता थी। आदर्श सूची में नहीं था, इसलिए यह उसका कोई काम नहीं था। इसके अलावा भले ही वह सूची में था, जिसने भी आदर्श को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में आकर्षित किया, वह तुरंत द्वंद्व हार जाएगा। ऐसे 2 लोग थे जिन्हें टीम के सदस्य अपने प्रतिद्वंदी के रूप में सामने लाने को तैयार नहीं थे। पहला था वेद और दूसरा था आदर्श। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे उन्हें हरा सके, खासकर उसके बाद जब आदर्श ने कैसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हर किसी के पास उसके लिए एक ही टिप्पणी थी कि वह एक राक्षस से भी अधिक राक्षसी था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: वह व्यक्ति जो तियानशान पर्वत में जागृत हुआ था। यहाँ आपका डार्क नोबल मेंटल है। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इतने लापरवाह मत बनो और सरकारी सेना को फिर से चोट मत पहुंचाओ। क्या तुम समझते हो? सलाहकार जितेश शर्मा ने आदर्श को गंभीरता से बताया, विशेष रूप से वाक्यों के दूसरे भाग पर जोर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि किसी व्यक्ति की तारीफ कैसे की जाए। क्या आप दूसरे भाग को नहीं छोड़ सकते? आदर्श ने जवाब दिया। तुम मुझसे पलटकर बात मत करो, जितेश सलाहकार ने कहा। आदर्श ने कंधे ही उचकाए। उन्होंने बुरे स्वभाव वाले सलाहकार के साथ आगे अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने जल्द ही नंदिनी पर अपनी नजरें जमा ली। नंदिनी ने आज नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। ऐसा लगता है कि तियानशान पर्वत की यात्रा से बहुत लाभ हुआ। यहाँ तक कि उसकी ऑरा भी बहुत अधिक शुद्ध था, जैसे पहाड़ की चोटी पर चुपचाप खिलता हुआ कमल। उसके स्वभाव को छोड़ दे तो मुख्य बात यह थी कि उसकी पोशाक वास्तव में उसके वक्ष को कसकर लपेट रही थी।
आदर्श को ऐसा लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा जब उसने ड्रेस के नीचे उसके मजबूत उछाल वाले स्तन देखे। वो पूरे दिन उनके साथ खेल सकता था। आदर्श की आंखें नंदिनी की छाती से कुछ इंच की दूरी पर थी। वह उसकी गहरी होती अभिव्यक्ति से पूरी तरह अनभिज्ञ था। इस दुनिया में इतना बेशर्म आदमी क्यों है? क्या वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह नहीं हो सकता? भले ही उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, फिर भी वह स्थिति में बेहद अजीब महसूस कर रही थी। हे, आप टीम में फिर से शामिल होने में कामयाब रहे, यह बहुत प्रभावशाली है। शिवांगी ने नंदिनी की ओर देखा। उसका निष्ठाहीन स्वर ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसके वास्तविक शब्द ये होने चाहिए थे, एक नीली पोशाक। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप एक संत है कुतिया? अंदर ही अंदर बड़बड़ाने के बाद शिवांगी को जल्द ही पता चल गया कि ज्यादातर पुरुषों का ध्यान नंदिनी पर केंद्रित था। वह पूरी तरह से निराश थी। क्या उसने राष्ट्रीय टीम में वापसी के मौके के बदले अपने शरीर का सौदा किया? यदि नहीं तो उसका वापस आना कैसे संभव हुआ? विशाल पृष्ठभूमि के समर्थक के बिना वह किसी भी तरह से टीम के बाकी सदस्यों तक नहीं पहुंच सकती थी। आइए द्वंद्व के साथ आगे बढ़े। दोनों सलाहकारों को कोई भी समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। अपना काम पूरा होते ही वे चले जाएंगे। आदर्श को गंभीरता से समझ नहीं आया कि राष्ट्रीय टीम को सलाहकारों की आवश्यकता क्यों है। वे केवल उन पर आदेश भौंक रहे थे। आदर्श शुरू में द्वंद्व देखना चाहता था, लेकिन नंदिनी ने कहा कि उसे उससे कुछ कहना है। दोनों वहां से चले गए। बंगरेशर शहर बहुत साधारण था। यह उत्तरी अमेरिका के एक पुराने चरावाह जैसे शहर जैसा दिखता था, जिसके लगभग एक कोने में पश्चिमी शैली के बार थे। हवा धूल भरी और तेज थी। नंदिनी आदर्श को एक सुनसान सड़क पर ले गई। आदर्श इस बात को लेकर असमंजस में थे कि नंदिनी उसके साथ क्या चर्चा करना चाहती थी कि उसे यहां तक आना पड़ा। शायद उसे आखिरकार यह एहसास हो गया था कि उसके साथ अस्पष्टताओं से भरे उनके वर्तमान रिश्ते को बनाए रखना व्यर्थ था। बेहतर था कि इसे स्पष्ट कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए और रिश्ते को गंभीरता से लिया जाए और एक दूसरे के साथ गहराई से प्यार किया जाए। यह आदर्श की सोच थी। मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है, नंदिनी ने गंभीर भाव से कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिख रहा था, क्योंकि हर बार जब वह किसी चीज को लेकर उत्साहित होता था तो यह सब व्यर्थ होता था। मुझे तियानशान पर्वत पर कुछ मिला और मुझे लगता है कि यह आपकी किसी जानने वाले से संबंधित हो सकता है, नंदिनी ने कहा। अरे यार, दोबारा नहीं। आदर्श बिल्कुल असहाय दिख रहे थे। जब भी वह उत्तेजित होता था तो यह सब व्यर्थ होता था, लेकिन जब वह शांत होता था तब भी वह व्यर्थ ही शांत होता था। वह दृश्य उस दिशा में क्यों विकसित नहीं हो सका जैसा वह चाहता था? उसके साथ क्या? नंदिनी भ्रमित थी। कुछ नहीं, मुझे लगा कि आप मुझसे अपने प्यार का इजहार करने जा रही है, आदर्श ने ईमानदारी से जवाब दिया। तुम पागल हो। मुझे इसके बारे में बताओ। तियानशान पर्वत बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता कि वह मेरा कोई दोस्त है। क्या तुमने मुझे कोई और समझ लिया? आदर्श विषय पर वापस चले गए। क्या आप दिव्यांशी को जानते हैं? नंदिनी ने पूछा। मुझे नहीं लगता। रुको एक सेकंड रुको, मुझे लगता है मैंने यह नाम पहले सुना है। आदर्श को यह नाम अचानक परिचित सा लगा। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि वह व्यक्ति कौन था। वह जानता था कि उसने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। वह केवल किसी का नाम था जिसने इसका संक्षेप में उल्लेख किया था, तियानशान पर्वत। दिव्यांशी, मुझे अब याद आया, मैंने पहले इसका नाम समीर से सुना था। आखिरकार आदर्श को याद। समीर ने एक बार उल्लेख किया था कि विहान के दिल में एक गांठ थी। जब वह छोटा था तो एक बार वह तियानशान पर्वत की खाई में घुस गया और जिस महिला से वह प्यार करता था वह खाई में फंस गई। कई वर्षों के बाद भी वह उसे खाई से निकालने में असमर्थ रहा। उसे यह भी नहीं पता था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। बॉस विहान ने बहुत कठिन ट्रेनिंग लिया। उसने वादा किया था कि सुपर लेवल हासिल करने के बाद वह तियानशान पर्वत की खाई में वापस जाएगा और उसे वहां से बाहर निकालेगा, चाहे वह जीवित हो या मृत। आदर्श ने समीर को याद करते हुए कहा। आदर्श उस समय काफी प्रभावित हुआ था, क्योंकि उसने इसे विहान की मृत्यु के बाद ही सुना था। आदर्श को याद आया कि जब उन्हें पता चला कि उनके प्रशिक्षक ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की है तो उनके मन में मिश्रित भावनाएं थी। तियानशान पर्वत पर कोई अभी भी उसका इंतजार कर रहा था।
जब उसने अपने जीवन का बलिदान देने और काले कवच को खुद पर हावी होने देने का फैसला किया तो वह निश्चित रूप से दिव्यांशी के बारे में सोच रहे थे। जैसे आदर्श ने फैसला किया था कि अगर वह कभी सुपर लेवल हासिल करने में कामयाब रहा तो वह तियानशान पर्वत की खाई का दौरा करेगा और वहां अंदर जमे हुए दिव्यांशी को ढूंढेगा। मुख्य सैनिक प्रशिक्षक विहान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने तरीके के रूप में। आपने नाम कैसे जाना? आदर्श ने पूछा। उसने मुझे खुद बताया, नंदिनी ने उत्तर दिया। उसने आपसे कहा वह जिंदा है? आदर्श ने सदमे में नंदिनी की ओर पलकें झपकाई। नंदिनी ने सिर हिलाया और कहा, उसने तियानशान पर्वत के नीचे शहर में मेरे साथ कुछ समय बिताया। उसकी यादें अतीत में अटकी हुई थी, लगभग 10 साल पहले की। वह आश्चर्यचकित थी कि उसे जब जमे हुए बर्फ में 10 साल बीत चुके थे। वो कैसे जागी? क्या किसी ने उसे बचाया? आदर्श ने जल्दी से पूछा। आदर्श इस खबर से बेहद उत्साहित थे। विहान ने प्राचीन राजधानी की आपदा में अपने जीवन का बलिदान देकर लाखों लोगों की जान बचाई थी। यहाँ तक कि उसने कवच को अपने शरीर पर कब्जा करने दिया ताकि वह अपनी शेष इच्छा शक्ति का उपयोग करके मरे हुए लोगों की सेना को पीछे हटने का आदेश दे सके। उस समय आदर्श के एक राक्षस में तब्दील हो जाने के बाद भी उसे माउंटेन ज़ॉम्बी के खिलाफ मुश्किल से ही मौका मिला था। भले ही वह कई सुपर जादूगरों के खिलाफ लड़ने के बाद पहले ही घायल हो चुका था। जिस व्यक्ति ने प्राचीन राजधानी को बचाया था वह वास्तव में विहान थे, लेकिन केवल कुछ ही लोग सच्चाई जानते थे। विहान के प्रति आदर्श के सम्मान को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वह विहान की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। मजबूत होने की प्रतीक्षा करते हुए उसने इसे अपने दिल में गहराइयों से दबा रखा था। हालांकि दिव्यांशी जाग गई थी और तियानशान पर्वत की खाई से अपने आप बाहर आ गई थी। क्या हुआ? आदर्श ने पूछा। दिव्यांशी ने कहा कि किसी ने उसे बचाया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह व्यक्ति कौन था। उसे केवल टूटी हुई बर्फ पर प्रतिबिंब में किसी की धुंधली पीठ देखना याद है। उस व्यक्ति ने काला कवच पहना हुआ था और उसकी उपस्थिति अलौकिक थी। वह बस इतना ही याद रख सकी। नंदिनी ने कहा। काला कवच? आदर्श ने हाँफते हुए कहा। क्या यह हो सकता है? लेकिन यह कैसे संभव है? रक्त सम्राट सिंहासन की स्थिति के बारे में समीर के वर्णन के अनुसार काले कवच ने संभवतः प्राचीन राजा की आत्मा को आश्रय दिया था। यह जल्द ही उस व्यक्ति की चेतना में घुसपैठ कर लेगा जिसके शरीर पर इसने कब्जा कर लिया था। वह व्यक्ति जो अंडर्ट किंगडम को नियंत्रित करने में सक्षम था, जिसने प्राचीन राजधानी को लगभग धराशायी कर दिया था। संभवतः विहान के शरीर के अंदर फंसी हुई एक आत्मा थी। यह असंभव था कि उसके शरीर के अंदर अभी भी विहान की चेतना थी। आदर्श ने एक बार माउंटेन ज़ॉम्बी पर खड़े आदमी से नजरें मिलाई। उसकी आंखें, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी उपस्थिति, सभी से पता चलता है वह आदर्श के लिए बिल्कुल अजनबी था। भले ही दरारों वाला सूखा चेहरा बिल्कुल विहान जैसा दिखता था, लेकिन यह असंभव था कि वह अभी भी वही व्यक्ति था। नंदिनी ने आदर्श की अभिव्यक्ति में जबरदस्त बदलाव देखा और तुरंत महसूस किया कि सच्चाई उससे कहीं अधिक जटिल थी जितना वह जानती थी। उसने तुरंत गंभीर स्वर में मामले को आगे बढ़ाया। आखिरकार दिव्यांशी अब उसके काफी करीब थी। उन्होंने तियानशान पर्वत पर एक साथ लंबा समय बिताया था। दिव्यांशी उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए दृढ़ थी जिसने उसे बचाया था। इसलिए जब वह तियानशान पर्वत पर ट्रेनिंग ले रही थी तो नंदिनी उसका पीछा कर रही थी। क्या आप काले कवच वाले व्यक्ति को जानते हैं? व्यक्ति? मुझे नहीं लगता वह अभी भी इंसान है। वह 2000 साल पहले का एक सम्राट है, मरे हुए एलिमेंट का आविष्कारक, एकमात्र व्यक्ति जो अनंत काल तक जीवित रह सकता है। आदर्श को पूरा भरोसा था कि जिस व्यक्ति ने दिव्यांशी को बचाया वह मृत सम्राट था। मृत सम्राट वह नाम था जो भैरव जी और अन्य लोगों ने बहुत लोगों के वर्तमान शासक को दिया था। मरे हुओं पर मृत सम्राट के नियंत्रण के साथ वे हाल ही में अच्छा व्यवहार कर रहे थे। वे केवल अपनी कब्र और अपने भूमिगत महल में ही एक्टिवेट थे। नंदिनी ने आदर्श का अध्ययन किया। उसे लगा जैसे आदर्श कुछ अवास्तविक बात कर रहा था। यह सब प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान होता है। आदर्श ने नंदिनी को विस्तार से बताया कि प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान अंधेरे रसातल में क्या हुआ था। आपदा के दौरान घटित कई चीजें अविश्वसनीय और चौंकाने वाली थी। चाहे वो 8 मरे हुए शासकों द्वारा शहर पर अटैक करना हो, डार्क एबिस में छिपा शाही मकबरा हो, या डार्क एबिस का स्पेस स्थानांतरण हो।
इसके बारे में पहली बार सुनकर किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। नंदिनी एक ऐसी व्यक्ति थी जो ज्यादातर समय एकत्रित रहती थी। हालांकि आदर्श की कहानी सुनने के बाद उनका मुंह काफी देर तक खुला रहा। विवरण सुनने के बाद उसकी आंखें चौड़ी और आश्चर्य से प्रकट हुई। आखिरकार मुझे विश्वास होने लगा कि आप प्राचीन राजधानी की आपदा के नायक हैं, नंदिनी ने कहा। आदर्श सब कुछ इतने विस्तार में समझाने में सक्षम था क्योंकि उसने खुद यह सब अनुभव किया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह यह सब पूरा कर सके। विहान असली हीरो है। बर्फ में जमने से पहले वह दिव्यांशी के प्रेमी थे। आदर्श व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। आदर्श इस मामले पर मजाक करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वास्तव में आदर्श को गंभीरता से उम्मीद थी कि काले कवच वाला व्यक्ति अभी भी विहान था। हालांकि वह अब मरे हुए के साथ था। उसकी आंखें अब मानव संसार से संबंधित नहीं थी। यदि मृत्यु का देवता वास्तविक था तो संभवतः वह वही था। तो यह वह था जिसने प्राचीन राजधानी को बचाया था, हमारे अमृत शहर के कमांडर विहान। नंदिनी आश्चर्यचकित थी। उससे विहान याद थे। उनके द्वारा अमृत शहर की रक्षा के बिना शहर आपदा के दौरान एक मृत भूमि बन जाता। दिव्यांशी ने कई बार विहान का उल्लेख किया, लेकिन नंदिनी को कभी नहीं पता था कि विहान पहले ही मर चुके थे। न ही वह उन चीजों के बारे में जानती थी जो उसने प्राचीन राजधानी में किया था। आदर्श की बातें सुनकर नंदिनी की आंखों में पहले से ही आंसू आ गए। न केवल वह विहान का बेहद सम्मान करती थी, बल्कि जब उसने उस महिला के साथ समय बिताया तो उसने दिव्यांशी और विहान के बीच के बंधन को दृढ़ता से महसूस किया। ऐसा महसूस हुआ कि महिला उस आदमी के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद सीधे विहान से मिलने जाएंगी जिसने उसकी जान बचाई थी, और 10 साल बाद आखिरकार विहान के साथ एकजुट होकर अपनी खुशी साझा करेगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दिव्यांशी को आंसू में अपना चेहरा धोने के लिए बर्बाद किया गया था, जब उसकी सारी आशाएं निराशाएं में बदल चुकी थी, क्योंकि विहान प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान मौत के काले कवच से पहले ही मर चुके थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ।